Hello students, good morning all of you. Myself Dr. BB Jaimini. मैं आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड में एडवांस कैलकुलस का जो पेपर है वो पढ़ा रहा हूँ। और आपको जैसा कि पता है अपने लगभग 4-5 चैप्टर्स अपन ने पूरे कर लिए हैं। पीडल इक्वेशन का पहला चैप्टर, फिर उसके बाद में कर्वेचर का दूसरा चैप्टर, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन का चैप्टर, और उसके बाद में मैक्सिमा और मिनिमा। तो लगभग आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हो गई। ठीक है, इस पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी करके बताए, कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए भी दिए थे। ठीक है बच्चों, असाइनमेंट के रूप में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए, तो वो आपने कर लिए होंगे। ठीक है, अब आज अपन इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। असिम्प्टोट्स, अनंत स्पर्शियाँ। ठीक है, किसी भी कर्व की अनंत स्पर्शी होती है, वो क्या होती है, आज इसको पढ़ेंगे अपन। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अनंत स्पर्शी क्या होती है और इनको किसी वक्र के लिए कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली स्लाइड में अपन ये समझ लेते हैं कि अनंत स्पर्शी क्या होती है। अनंत स्पर्शी एसिम्प्टोट्स, वक्र का कोई बिंदु P है, ठीक है, वक्र पे स्थित है, वो बिंदु वक्र के अनुदिश अनंत की ओर चलता है। ठीक है, वक्र के साथ साथ इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तब किसी सरल रेखा से इस बिंदु P की लंबवत दूरी शून्य की ओर प्रवृत्त करे। तो ऐसी कंडीशन है कि उसी टाइम पे, सेम टाइम पे, जब वक्र के अनुदिश P बिंदु अनंत की ओर चल रहा है, उसी सेम टाइम पर कोई सरल रेखा है, उससे इस P बिंदु की जो दूरी है, लंबवत दूरी है, वो 0 की तरफ टेंड करती है। ठीक है, तो उस स्पर्श रेखा, उस सरल रेखा को अपन अनंत स्पर्शी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ी सी समझने वाली बात है कि अनंत स्पर्शी कर्व के सापेक्ष कोई बिंदु है, उसके अनुदिश चल रहा है अनंत की ओर, तो उसकी कोई सरल रेखा है, उससे लंबवत दूरी शून्य की ओर परिवर्तित होगी, तो उस सरल रेखा को ही अपन अनंत स्पर्शी बोलेंगे। ठीक है बच्चों, राइट। तिर्यक अनंत स्पर्शी, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स, ये क्या होता है? तो जो अनंत स्पर्शी अक्षों के समानांतर नहीं होती, वो तिर्यक अनंत स्पर्शी कहलाती है। ठीक है, तो अनंत स्पर्शी या तो अक्षों के समानांतर होगी और या फिर अक्षों के समानांतर नहीं होगी। तो जो अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शियाँ नहीं होती है, उन्हें हम तिर्यक अनंत स्पर्शी या ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा अनंत स्पर्शी और तिर्यक अनंत स्पर्शी की परिभाषाएं भी बताई और इनमें अंतर भी बताया। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में इनका अस्तित्व का प्रतिबंध, कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस पढ़ते हैं कि किसी कर्व के लिए अनंत स्पर्शी होने का या एग्जिस्ट करने का प्रतिबंध, कंडीशन क्या है। तो मैंने बॉक्स में आपको ये कंडीशन दिखा रखी है। सबसे पहले कि जो dy/dx है, उसका एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी अपन लिमिट लेंगे। ठीक है, उसको मैं m से डिनोट करता हूँ। ठीक है, जहाँ पर m क्या है, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी y/x। ठीक है, y/x का यदि अपन लिमिट लेते हैं एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो उसको मैं m दे रहा हूँ। ठीक है, और ये जो m है वो dy/dx का एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी के बराबर होगा। ये अस्तित्व के लिए प्रतिबंध है, कंडीशन ऑफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एसिम्प्टोट्स। ठीक है, तो इसको अपन पढ़ते हैं, इसको ये कैसे प्राप्त होगी। ठीक है, तो मान लीजिए वक्र आपका y=fx है, इस पर कोई टेंजेंट की जो इक्वेशन है बिंदु P पर,
पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, क्या दी जाती है ये आपको पता है, y माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, स्पर्श रेखा का समीकरण है वक्र y इज इक्वल टू एफ एक्स का पी बिंदु पर। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि कैपिटल Y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया जो समीकरण नंबर 1 में दे रखी है। अब यदि स्पर्श रेखा एक वक्र की अनंत स्पर्शी है, ठीक है, तो उस केस में आपका जैसे बिंदु P वक्र के अनुदिश अनंत की ओर जाता है, मीन्स एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स और y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इसके मान फाइनाइट होंगे, मतलब कैलकुलेट किए जा सकते हैं। ठीक है ना, वो एक इनफाइनाइट नहीं होंगे। जैसे लिमिट लेंगे एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी तो डी वाई बाई डी एक्स का मान और y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का मान परिमित मान की ओर प्रवृत्त होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस केस में अब देखते हैं अपन कि रेखा यदि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अनंत स्पर्शी होगी, तो आपको पता है जब लिमिट ले रहे हैं अपन, इसमें नंबर 1 में आप देखेंगे तो प्रवणता की जगह क्या है, डी वाई बाई डी एक्स से लिमिट जब अपन एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ले रहे हैं तो इनके मान कुछ न कुछ तो होंगे कि नहीं हो। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू डी वाई बाई डी एक्स से मान लीजिए मैंने इसको m दे दिया, और ये जो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स है ये c की जगह रखा हुआ है। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यदि अपन अनंत स्पर्शी मानते हैं तो ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स ये c के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अनंत स्पर्शी होगी यदि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू m, जो समीकरण नंबर 2 में दे रखा है। और दूसरी जो कंडीशन है, लिमिट है, वो क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सी, जो मैंने समीकरण नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो ये दो लिमिट अपने को प्राप्त हुई, तो उस केस में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अनंत स्पर्शी होगी। ठीक है, अब मैं समीकरण 3 को एक इस तरीके से लिख लेता हूँ। समीकरण 3 से क्या करते हैं अपन, इसमें x से भाग लगा देंगे अपन, तो y अपॉन एक्स आ जाएगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और दोनों तरफ x से भाग लगा इसलिए उधर c अपॉन एक्स आ जाएगा, और दोनों तरफ लिमिट भी आ रही है, तो ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी y अपॉन एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आ जाएगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी c अपॉन एक्स। ठीक है बच्चों, तो अब c तो फाइनाइट है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो c अपॉन एक्स व्हेन लिमिट इज एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी विल बी जीरो, तो जीरो हो जाएगा। तो यदि ये जीरो हो जाएगा तो लिमिट y अपॉन एक्स एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी डी वाई बाई डी एक्स तो समीकरण नंबर 2 से m के बराबर होता है, तो मैंने इसको समीकरण नंबर 2 से m के बराबर लिख दिया। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी y अपॉन एक्स इज इक्वल टू m, ये अपने को प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अतः अनंत स्पर्शी की प्रवणता क्या प्राप्त होगी, m इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी y अपॉन एक्स। ठीक है, जहाँ पर m क्या है, जो समीकरण नंबर 2 से दिया जाता है। तो यही अपनी आप देखेंगे तो यही आपका अस्तित्व के लिए प्रतिबंध है कि प्रवणता m लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी y अपॉन एक्स है, जहाँ पर m लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको अस्तित्व के लिए प्रतिबंध निकाल करके बताया है। ठीक है, अनंत स्पर्शी की प्रवणता या ढाल वो आ गई आपकी लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी y अपॉन एक्स, राइट। नेक्स्ट एक नोट करने वाली चीज़ है कि यदि ये तो मैंने आपको ध्यान दिया है अपने ये जो अपने स्पर्श रेखा है उस केस में करिए जबकि समीकरण y इक्वल टू एफ एक्स है। अब यदि समीकरण x इक्वल टू वाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो, ठीक है, अर्थात यदि अनंत स्पर्शी वाई एक्स के समानांतर है तब हमें स्पर्श रेखा का समीकरण क्या प्राप्त होगा, x इक्वल टू वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, और ये बीच में आपका प्लस का निशान है, मिसप्रिंट हो गया ये, x इक्वल टू वाई डी एक्स डी वाई प्लस x माइनस वाई डी एक्स डी वाई, राइट। तो अब यदि अपन इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में रखेंगे तो उसी तरीके से जैसे मैंने
अभी आपको करके बताया, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 मिल जाएगी। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 एक तरीके से लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू इन्फिनिटी डी एक्स डी एम डी वाई इज इक्वल टू एम हो जाएगा, और सी के लिए जो लिमिट आएगी वो लिमिट वाई टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स माइनस वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी हो जाएगी। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो अनंत स्पर्शी की प्रवणता आपकी आएगी लिमिट वाई टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन वाई। ये नोट करने के लिए मैंने आपको लिखा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट अपन इसमें पढ़ते हैं कि कोई वक्र की इक्वेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन आपको दे रखी हो, तो उस केस में आप अनंत स्पर्शी किस तरीके से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो एक जनरल फॉर्म होती है एल्जेब्रिक इक्वेशन की, व्यापक बीजीय वक्र का समीकरण है, जो मैंने समीकरण नंबर 1 में दे रखा है, एक्स की पावर एन फाई एन वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन फाई एन माइनस वन वाई अपॉन एक्स प्लस एंड सो ऑन। ये एन डिग्री का कोई व्यापक बीजीय वक्र का समीकरण है। ठीक है बच्चों, समीकरण नंबर 1। अब इसमें क्या करेंगे अपन, m के मान ज्ञात करेंगे। तो किससे ज्ञात करेंगे, ये जो पहली टर्म है फाई एन वाई अपॉन एक्स, यदि लिमिट लेंगे एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी तो ये मिलेगा ना अपने इस कर्व के लिए। ठीक है, तो अनंत स्पर्शी के लिए बात कर रहे हैं अपन ये, तो उस केस में m के मान फाई एन एम इक्वल टू 0 इक्वेशन से मिलेंगे। ठीक है, जो समीकरण नंबर 2 है उससे m के मान। अब यदि m के मान प्राप्त हो गए तो आपको c के मान ज्ञात करने पड़ेंगे, क्योंकि अनंत स्पर्शी का समीकरण y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से पता करेंगे। तो मान लीजिए m मिल गया, तो c के मान हम इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, c इज इक्वल टू माइनस फाई एन माइनस वन एम अपॉन फाई एन डैश एम। ठीक है, इस रेशो से ज्ञात करेंगे, जहाँ फाई एन माइनस वन एम तो आपकी एन माइनस वन टर्म है, ठीक है, एम पर, और फाई एन डैश है ये जो फाई एन एम टर्म है उसका डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, तो इसका रेशो है विद नेगेटिव साइन, दैट इज इक्वल टू सी। तो अब m मिल जाएगा अपने को और m के करस्पॉन्डिंग c मिल जाएंगे, तो y इज इक्वल टू एम एक्स में रखने पर संगत अनंत स्पर्शी का समीकरण प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बीजीय वक्र की अनंत स्पर्शियों के बारे में आपको मैंने थोड़ा सा बताया कि किस तरीके से इनको अपन ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसका क्या मतलब रहा। अर्थात दिए गए वक्र है, कोई वक्र आपको दे रखा है, वक्र के समीकरण में सबसे पहले उच्चतम घात है उसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर उच्चतम घात क्या है, n है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में जो बीजीय वक्र दे रखा है उसकी उच्चतम घात क्या है, n है। ठीक है, तब nवें घात के पदों में जो भी nवें घात के पद आपको प्राप्त होते हैं उसमें x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रख दिया। ठीक है, nवें घात में तो आप देखेंगे पहले टर्म में दिया x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रख दिया, तो फाई एन एम आ गया कि नहीं आ गया पहले टर्म। ठीक है, तो ये फाई एन एम आ गया अपने पास में, फाई एन एम प्राप्त हो जाएगा आपको। ठीक, इसी प्रकार से वक्र के समीकरण में उच्चतम घात की अग्रिम जो निम्न घात है, मतलब n माइनस वंथ जो है आपकी, ठीक है, वो घात के पदों में x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रख लेंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, फाई एन माइनस 1। ठीक है, अब ये मतलब सेकेंड टर्म जो है इसमें मैंने x इक्वल टू 1 रख दिया, तो फाई एन माइनस 1 और y इक्वल टू m रख दिया, तो फाई एन माइनस 1 m मिल गया कि नहीं मिल गया। ठीक है, तो ये दोनों मान अपने को फाई एन एम और फाई एन माइनस एम प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार फाई एन एम और फाई एन माइनस के मान समीकरण 2 एवं 3 में रख देंगे अपन। समीकरण 2 में रखेंगे तो फाई एन एम इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो उससे m की वैल्यूज मिल जाएगी, और फाई एन एम को अपन डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, और फाई एन एम एन माइनस 1 अपने को मिल जाएगा। ये दोनों वैल्यू जो अपन जब रख देंगे करस्पॉन्डिंग m के तो अपने को c मिल जाएंगे करस्पॉन्डिंग c। ठीक है, तो c मिल जाएंगे, m मिल जाएंगे। तो इस प्रकार फाई एन एम और फाई एन माइनस 1 m के मान समीकरण 2 एवं 3 में रख करके m तथा इसके संगत c का मान ज्ञात कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये ज्ञात होने के बाद में अनंत स्पर्शी की समीकरण y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बीजीय वक्रों के लिए अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए सूत्र भी बताए, कंडीशंस भी बताई। ठीक है, अब कुछ केस पढ़ते हैं कि कहाँ अनंत स्पर्शी होती है और कहाँ अनंत स्पर्शी नहीं होती है।
ठीक है, और होती है तो उसकी नेचर क्या होती है, ठीक है। तो ये स्लाइड में देखें अपन कि केस नंबर 1 है आपका, क्या केस है, इफ़ फाई एन डैश एम इक्वल टू 0, ठीक है। फाई एन एम अपन ने प्राप्त कर लिया एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू एम पर जो पहली टर्म है nth ऑर्डर की, ठीक है, वहाँ से अपन ने फाई एन एम प्राप्त करा, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करा तो फाई एन डैश एम मिल जाएगा अपने को, उसको मैंने 0 के इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो यदि ये इक्वेशन है और दूसरा कंडीशन ये दे रखा है फाई एन माइनस 1 एम इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट वाली जो टर्म है इससे मिनिमम एन माइनस 1 टर्म, उसमें एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू एम रखेंगे तो फाई एन माइनस एम आ जाएगा, ठीक है। ये 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये केस है आपके पास में तो हम समीकरण 3 से जानते हैं कि सी की वैल्यू तो ये होती है, सी इज इक्वल टू माइनस फाई एन माइनस 1 एम अपॉन फाई एन डैश एम, ये मैंने आपको बताया समीकरण नंबर ये इसमें 3 में, ठीक है। समीकरण नंबर 3 में सी इज इक्वल टू माइनस फाई एन माइनस 1 एम अपॉन फाई एन डैश एम होता है, ठीक है। तो ये सी की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे आप कि जब फाई एन डैश एम हो गया नीचे तो ये तो आपका सी इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। ऊपर वाला 0 है नहीं और नीचे वाला 0 हो गया, तो इसका मतलब सी, दिस इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यदि सी इन्फिनिटी हो गया तो इस केस में सी के परिमित मान प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है, कोई फाइनाइट वैल्यू सी की अपने को मिलेगी नहीं, तो इसका मतलब है कि कोई अनंत स्पर्शी भी हमें प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। तो ये नो असिम्प्टोट्स केस कहलाता है, ठीक है, केस नंबर 1, जबकि फाई एन डैश एम 0 है लेकिन फाई एन माइनस एम 0 नहीं है, ठीक है। अब सेकंड केस पढ़ते हैं अपन। सेकंड केस में क्या हो रहा है बच्चों, सेकंड केस में आप ध्यान देंगे तो मैंने ये माना है कि दोनों ही 0 हो जाए, फाई एन डैश एम इक्वल टू 0 इक्वल टू फाई एन माइनस एम, ठीक है। ये दोनों ही यदि 0 के बराबर हो जाए तो समीकरण 3 से आपको पता है कि ये लिख सकते हैं ना अपन समीकरण 3 को इस फॉर्मेट में, सी फाई एन डैश एम प्लस फाई एन माइनस 1 एम इक्वल टू 0, ठीक है। समीकरण 3 को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जैसे मैं फाई एन डैश एम की वैल्यू 0 रखूँगा और फाई एन माइनस 1 एम की 0 भी 0 रखूँगा तो 0 बराबर 0 मिल जाएगा, तो इट इज़ ट्राइवली ट्रू, ठीक है। ये तो बात सही है, सर्वसम्मिका बन गई एक तरीके से ये, ठीक है। तो इससे तो सी की वैल्यू नहीं प्राप्त हो सकती, तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे वक्र के जो बीजीय समीकरण नंबर 1 है, शुरू में आपको जो बीजीय समीकरण दे रखा है समीकरण नंबर 1 में, ठीक है, ये समीकरण दे रखा है ना आपको, एक्स की पावर एन फाई एन वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर एन माइनस 1 फाई एन माइनस 1 वाई अपॉन एक्स प्लस एंड सो ऑन, nth डिग्री का ये जो एल्जेब्रिक इक्वेशन है, कर्व की इक्वेशन है, इसको अपन एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। वक्र के बीजीय समीकरण 1 के निम्न रूप से, अब ठीक है, ये रूप मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स की पावर एन से, मैंने इसको जो समीकरण नंबर वहाँ पे 1 थी उसको डिवाइड कर दिया, तो फाई एन वाई अपॉन एक्स मिल गया प्लस 1 अपॉन एक्स फाई एन माइनस 1 वाई अपॉन एक्स मिल गया, प्लस तीसरी टर्म 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फाई एन माइनस 2 वाई अपॉन एक्स प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से टर्म्स मिलती जाएगी, दैट इज इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 4 है, मिलेगा अपने को। समीकरण नंबर 1 को अपन ने इस रूप में रख लिया समीकरण नंबर 4 वाले में, ठीक है। अब इस समीकरण 4 को 2 बार एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन, ठीक है। तो फाई डबल डैश वाली टर्म आ जाएगी एक तरीके से, और फिर अपन इसको पूरे को एक्स स्क्वायर से गुणा करते हैं, ठीक। फिर हम एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी इसकी लिमिट लेते हैं पूरे की, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, फिर दोनों तरफ अपन लिमिट ले लेंगे एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और जहाँ जहाँ लिमिट वाई अपॉन एक्स एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी आएगी उसकी जगह एम रख देंगे, ठीक है। ये काम करते हैं अपन। तो उस केस में अपने को क्या मिलता है कि मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रखा है, तो ये इक्वेशन सब अपने को मिलेगी 1/2 सी स्क्वायर फाई एन डबल डैश एम प्लस सी फाई डैश एन माइनस 1 एम प्लस फाई एन माइनस 2 एम इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिल गई हमको, ठीक है बच्चों। तो ये इक्वेशन तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब सी की 2 वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं अपन इससे। मान लीजिए एक वैल्यू C1 है, दूसरी वैल्यू C2 है, तो इस जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे मान लीजिए C के 2 मान C1 और C2 प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब इसमें कंडीशन ये है कि जो पहली टर्म है जिस फाई एन डबल डैश एम ये 0 नहीं होनी चाहिए,
यदि ये 0 हो जाएगी तो सी का एक ही वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो इसलिए जो ये सी स्क्वायर का गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब C1 C2 मिल गए, तो एक m के लिए ही अपने को दो C मिल गए, C1 और C2। इसका क्या मतलब हुआ कि ये समानांतर स्पर्शियाँ होंगी, क्योंकि इनका जो कांस्टेंट टर्म है एक वही डिफ़र कर रही है, एक में C1 है, एक में C2। भाई प्रवणताएं दोनों की एक है, तो इस तरीके से अनंत स्पर्शी दोनों समानांतर अनंत स्पर्शी होंगी। एक होगी y = mx + C1 और दूसरी होगी y = mx + C2, ठीक है बच्चों। तो इस केस में जो पहला केस है उसमें तो अनंत स्पर्शी थी नहीं, और दूसरा केस यदि दोनों ही 0 हो जाए, phi n dash m = 0, phi n minus m = m ये भी 0 हो जाए, तो उस केस में दो अनंत समानांतर अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त होगी, y = mx + C1 और y = mx + C2, राइट। अब ये मैंने आपको थोड़ा सा सैद्धांतिक तौर पर कुछ अनंत स्पर्शियों के बारे में और किसी एल्जेब्रिक कर्व की अनंत स्पर्शियाँ कैसे निकाली जाती है, कहाँ कौन सी अनंत स्पर्शी होती है, क्या कंडीशन है, और कहाँ अनंत स्पर्शियाँ नहीं होंगी, ये दो केस मैंने आपको ये भी बताए। अब इनको एक सवाल करके देखते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि अनंत स्पर्शियाँ कैसे निकाली जाती है। एग्जाम्पल 1 है, जैसे वक्र की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करिए। कर्व की इक्वेशन आपको समीकरण नंबर 1 में मैंने दे रखी है, वो है y³ - x² y - 2xy² + 2x³ - 7xy + 3y² + 2x² + 2x + 2y + 1 = 0। ये समीकरण नंबर 1 है, जो कोई कर्व की इक्वेशन है, इसकी अनंत स्पर्शियाँ निकालनी है अपने को, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म की घात कितनी है इसकी, 3, ठीक है। यहाँ उच्चतम घात क्या है, n = 3 y। अब n = 3 में आप देखेंगे एक तो y3 है और एक x3 है, इन दोनों के गुणांक क्या है, कांस्टेंट है। y3 का तो 1 है और x3 का 2 है, दोनों के गुणांक अचर है, अतः अक्षों के समानांतर स्पर्शियाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाईएस्ट पावर जो है x³ और y³ इनके गुणांक अचर है, इसलिए अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शियाँ नहीं होगी। अब अपन बात करते हैं n = 3 पर phi n m की, ठीक है। ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में उच्चतम घातों वाले पदों में x = 1 और y = m रख देते हैं। अब आपको ध्यान दोगे तो n = 3 है ना यहाँ उच्चतम घात, तो कौन कौन सी है देखो, पहली 4 टर्म आप देखेंगे y3 - x² y - 2xy² + 2x3, ये चारों टर्म में पहली टर्म में भी n = 3 है, घात 3 है, दूसरी टर्म में भी x² और y की एक घात जोड़ करके 3 हो जाएगी, तीसरी टर्म में भी x की एक घात और y की 2 घात मिलकर के 3 हो जाएगी, और चौथी टर्म में आपकी x³ है वो 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये उच्चतम घात 3 के 4 टर्म हो गई। इन चारों टर्म में मैं x = 1 और y = m रखता हूँ, तो उससे मेरे को phi n m प्राप्त होगा, ठीक है। phi n = 3 है यहाँ, तो मेरे को प्राप्त हो गया phi 3 m। वो क्या मिल गया, m³ - m - 2m² + 2, राइट। मैंने क्या कर दिया उसमें, जहाँ जो जो n = 3 वाली जो टर्म थी उनमें मैंने x की जगह 1 रख दिया और y की जगह m रख दिया, तो मेरे को समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगी, phi 3 m, ठीक है। इसी तरीके से उससे कम वाली जो टर्म है, ठीक है, कम वाली का मतलब n = 2 वाली टर्म। इस कर्व में अपन देखेंगे n = 2 वाली टर्म कहाँ से शुरू होती है, चौथी टर्म के बाद पांचवी टर्म -7xy, इसमें x की एक घात 1 है, y की घात 1 है, तो 2 हो गई कि नहीं होगी टोटल घात, ठीक है। इसी तरीके से छठी टर्म में y² है, ये भी 2 घात का है, सातवीं टर्म में 2x², ये भी 2 घात का है, तो ये तीन जो टर्म है वो 2 घात की हो गई, तो ये अपने को phi 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो phi 2 क्या मिल गया आपका, और x = 1 और y = m रखने पर आपको phi 2m मिल गया, जो इस तरीके से मिलेगा, जो समीकरण नंबर 3 में मैंने आपको दिखा रखा, phi 2m = 3m² - 7m + 2, राइट। ये दोनों इक्वेशंस अपने को 2 नंबर और 3 नंबर में मिल गई, एक में phi 3m मिल गया, एक में phi 2m मिल गया। अब मुझे क्या करना है, phi 3m = 0 करना है, जिससे मेरे को m प्राप्त होंगे, ठीक है। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन के लिए phi 3m मिल गया अपने को, इसको अपन 0 करते हैं, तो
जीरो करने का मतलब समीकरण नंबर 2 से m3 माइनस 2m² माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0 मिल गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, इसका अपन ने गुणनखंड कर लिए। तो गुणनखंड करने पर ये मिला m-1 इंटू एम प्लस 1 इंटू एम माइनस 2 इक्वल टू 0। 3 खंड हो गए इसके। ठीक है, अब तीनों को एक एक करके 0 के बराबर रख देते हैं। उससे अपने को पहले से आएगा m इक्वल टू 1। ठीक है, m-1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो m इक्वल टू 1 आ जाएगा। m प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो माइनस m इक्वल टू -1 आ जाएगा। और m माइनस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो m इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से m के 3 मान अपने को प्राप्त हो जाएंगे, 1 -1 और 2, जो समीकरण नंबर 4 में मैंने आपको दे रखा है। अब m के 3 मान प्राप्त हो गए, इनके संगत अपन c के मान निकालेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 का सबसे पहले तो अवकलन करते हैं, क्योंकि अपने को c में के जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसमें आपको फाई 3 डैश की ज़रूरत पड़ेगी। तो समीकरण नंबर 2 में आपको फाई 3 m दे रखा है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू m वन टाइम, तो आपका मिलेगा फाई 3 डैश m इक्वल टू 3m² माइनस 4m माइनस 1। ठीक है, समीकरण नंबर 2 को मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया m के रेस्पेक्ट में एक बार। तो समीकरण नंबर 5 मुझे फाई 3 डैश m प्राप्त हो गया। ठीक है, अब मेरे पास में फाई 2m भी है और फाई 3m डैश भी है। तो c की वैल्यू क्या मिलेगी आपको बच्चों? c इज इक्वल टू माइनस फाई 2m अपॉन फाई 3 डैश m। ये c की वैल्यू हो गई। ठीक है, जहाँ पे अपन ने पहले पढ़ा था c इज इक्वल टू माइनस फाई n माइनस 1m अपॉन फाई n डैश m। ठीक है, और यहाँ n इक्वल टू 3 है, तो फाई n माइनस 1 फाई 2 हो गया और फाई n है वो फाई 3 हो गया। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या हो गई? c इज इक्वल टू माइनस फाई 2m अपॉन फाई 3 डैश m। तो अब इससे फाई 2m की वैल्यू तो मैं लिखता हूँ समीकरण नंबर 3 से, और फाई 3 डैश m की वैल्यू रख देता हूँ मैं समीकरण नंबर 5 से। तो c क्या मिला? नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक ब्लू बॉक्स में दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो c इज इक्वल टू माइनस 3m² माइनस 7m प्लस 2 अपॉन 3m² माइनस 4m माइनस 1, ये c मिल गया। ठीक है बच्चों, अब आपको m के 3 मान प्राप्त हुए नहीं समीकरण नंबर 4 में, m इक्वल टू 1, m इक्वल टू -1 और m इक्वल टू 2। तो एक एक करके अपन m की वैल्यू इस c के निकालने के लिए रख के जाते हैं, उससे करस्पॉन्डिंग जो संगत c है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं m इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू प्राप्त करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो m इक्वल टू 1 मैंने इसमें समीकरण नंबर 6 में रखा है। तो c मान लीजिए m इक्वल टू, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए c1 मान लिया, ये रखेंगे तो अपन c, तो इस c की वैल्यू क्या आएगी समीकरण नंबर 6 से? ये समीकरण नंबर 6 से जैसे m इक्वल टू 1 रखूँगा इसमें, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपको -1। ठीक है, ये c1 की वैल्यू -1 प्राप्त हो जाएगी। तो m के इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग c की वैल्यू -1 हो गई, इसको मैंने c1 से रिप्रेजेंट कर रखा है। इसी तरीके से m इक्वल टू -1 भी है समीकरण नंबर 4 में। ठीक है, दूसरी वैल्यू m इक्वल टू -1, तो -1 पे भी अपन निकालते हैं c की वैल्यू समीकरण नंबर 6 से। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए c2 मान लिया। तो मैंने जैसे m इक्वल टू 1 रखा समीकरण नंबर 6 में -1 रखा, तो c2 मिल गया, और c2 की वैल्यू जो है वो आएगी आपकी -2। मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखा रखा है। ठीक है, और लास्ट m की वैल्यू आपकी समीकरण नंबर 4 में 2 है। ठीक है, 2, तो 2 के लिए मैं जैसे ही करूँगा m इक्वल टू 2, तो समीकरण नंबर 6 से c की वैल्यू प्राप्त होगी, उसको मैं मान लीजिए c3 लिख देता हूँ, तीसरी वैल्यू। तो वो क्या मिलेगी आपको कैलकुलेट करने के बाद में? 0 मिलेगी, c3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से m इक्वल टू 1 पर c -1 मिल गया, m इक्वल टू -1 पर c -2 मिल गया, और m इक्वल टू 2 पर c 0 मिल गया। तो अपने को तीनों प्रवणताएं m इक्वल टू 1, m इक्वल टू -1, m इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग c मिल गए। ठीक है, तो ये m और c की वैल्यू यदि अपन रखेंगे किस में? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, m की जगह करस्पॉन्डिंग रख देंगे। मान लीजिए m इक्वल टू 1 रखा, तो c इक्वल टू हो जाएगा -1। ठीक है, तो उससे एक इक्वेशन आपको प्राप्त हो जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक अनंत स्पर्शी प्राप्त हो जाएगी। तो पहली अनंत स्पर्शी आपको क्या प्राप्त होगी बच्चों? ठीक है, स्पष्ट है, m इक्वल टू 1, -1 तथा 2 के संगत c के मान क्रमशः -1, -2 और 0 प्राप्त हुए। इस प्रकार अभिष्ट अनंत स्पर्शियाँ निम्न प्रकार प्राप्त होगी, y इक्वल टू मैक्सी में m और c के मान रखने पर। तो पहले में m इक्वल टू 1 पर c इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ? -1। ठीक है बच्चों, तो ये क्या मिल गया? y इक्वल टू x -1, ये आपको
अनंत स्पर्शी मिल गई। दूसरे में आपको m इक्वल टू -1 था, उसके करस्पॉन्डिंग c क्या मिल गया, -2। तो ये y इक्वल टू mx प्लस 2 में y इक्वल टू -x-2 दूसरी अनंत स्पर्शी प्राप्त हो गई। और तीसरे में आप ध्यान दोगे तो m इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 0 मिला, तो m इक्वल टू 2 y इक्वल टू mx प्लस c, तो c तो 0 हो गया और y इक्वल टू 2x आपकी तीसरी अनंत स्पर्शी प्राप्त हो गई। तो इस तरीके से बच्चों तीनों के करस्पॉन्डिंग m के करस्पॉन्डिंग 3 c मिले हमको। तो इसी प्रकार से उनके सबको m और c की वैल्यू रखेंगे तो 3 हमें अनंत स्पर्शियाँ इस कर्व की प्राप्त हो जाएगी, जो समीकरण नंबर 1 में हमको दे रखा था सवाल में। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त करते हैं। मैं आपको होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उसको करने की कोशिश करें बिल्कुल सेम पैटर्न पे, जिस तरीके से मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 करके अभी आपको बताया है उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन की अनंत स्पर्शियाँ निकालिए। क्वेश्चन क्या है, निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए। वक्र है x³ + 2x³ माइनस xy स्क्वायर माइनस 2y³ + xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इसको एग्जाम्पल 1 की भांति ही आप सरल करिए। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये वर्कआउट भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टर्न पे अपन तो और अनंत स्पर्शियाँ निकालेंगे विभिन्न तरीके की। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।